अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग नस के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट में आपसे पूछे गए। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू एंड विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल हैव द सेम रीडिंग एट। अब देखो हमें पता है कि जो टेम्परेचर कन्वर्जन्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है दैट इज Tc-0/100 equals to TF minus 32 upon 180 equals to TK minus 273 अपॉन 100। ये हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन के फॉर्मूले होते हैं। टीसी माइनस 0/100 ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये सेल्सियस का फॉर्मूला है। टीएफ माइनस 32 अपॉन 180 ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये फारेनहाइट का फॉर्मूला है। टीके माइनस का 273 अपॉन 100 ये जो आपके पास फॉर्मूला है केल्विन का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है एक जगह लिखा हुआ है 100, एक जगह लिखा हुआ है 180 और एक जगह लिखा हुआ है आपके पास 100। ये सारे के सारे हमारे पास स्केल्स के डिविजन्स हैं। ओके। और यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है Tc-0, यहाँ पे आपके पास एक जीरो लिखा हुआ है। टीएफ माइनस का 32 यहाँ पे आपके पास 32 लिखा हुआ है। टीके माइनस का 273 यहाँ पे आपके पास 273 लिखा हुआ है। ये सारे के सारे हमारे पास जो होंगे वो लोअर पॉइंट होंगे उस पर्टिकुलर स्केल के। ठीक है। वो हमसे कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि हमारे पास क्या टेम्परेचर की वैल्यू होनी चाहिए कि उस टेम्परेचर की वैल्यू पे सेल्सियस और फारेनहाइट ये दोनों आपस में आपको सेम वैल्यू दें। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने ना ये जो वैल्यूज होती है याद की भी होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो आपको ऐसे नहीं कहते, अगर वो आपको ऐसे कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि सेल्सियस और फारेनहाइट इन दोनों की वैल्यूज आपके पास बराबर हैं। ठीक है। और जिस टेम्परेचर के ऊपर बराबर है, ठीक है, लेट सपोज कि अगर आपके पास सेल्सियस अगर एक्स वैल्यू दे रहा है तो आपके पास जो फारेनहाइट है वो माइनस का एक्स वैल्यू दे रहा है। यानी कि वो आपको ऐसे बोलते हैं कि आपके पास सेल्सियस और फारेनहाइट इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन में। फिर क्या करते हैं? ठीक है, फिर आपको यही कैलकुलेशन करनी पड़ती। ओके। लेकिन इस केस के अंदर वो हमें ये वाली बात कह रहे हैं कि आप काइंडली टेम्परेचर की वो वैल्यू बताइए जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट ये अपनी कैसी वैल्यूज दे रहे हैं, सेम वैल्यूज दे रहे हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका साइन भी कैसा है, सेम है। ओके। तो मैं वाली बात में कह सकता हूँ कि टीसी की जो वैल्यू है वो बराबर है टीएफ के, और इन दोनों की वैल्यूज को मैं कह रहा हूँ वाई। ओके। सुनो, अगर मैं टेम्परेचर स्केल का या टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखूं तो वो बन जाएगा Tc-0/100 इक्वल्स टू टीएफ माइनस 32 अपॉन 180। ओके। अब मेरे पास जो टीसी है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी मैं वाई ले रहा हूँ और जो टीएफ है उसकी वैल्यू भी मैं वाई ले रहा हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू वाई माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है। अब मुझे वाली बात पता है कि मेरे पास जो 100 है वो बासानी 180 से क्या हो सकते हैं, आपस में दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जीरो से जीरो कट जाएगा और मुझे पता है 2 5 से 10 होता है और 2 9 से मेरे पास जो होता है वो 18 होता है ना। अब मैं 9 को यहाँ भेज रहा हूँ और मैं 5 को यहाँ पे लेकर आ गया, तो ये हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 5y माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। अभी मेरे पास जो 5y जो यहाँ पे मौजूद है ये मेरे पास प्लस का है, जब ये वहां जाएगा तो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा। 9y माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 9y से 5y कैंसिल माइनस होंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 4y इक्वल्स टू माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। अब मैं इस 4 को नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4। ठीक है। नाउ 4 वन जा 4 होता है, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा आपके पास 40 होगा। ठीक है। सो नाउ आपके पास होता है 4 8 जा 32, और जब 8 आपके पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 से आपके पास होता है 40, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा माइनस का 40। यानी कि इसका जो आंसर है वो ये होगा कि आपके पास अगर सेल्सियस की वैल्यू माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर फारेनहाइट की वैल्यू आपके पास माइनस का 40 डिग्री फारेनहाइट आ जाए, दोनों की आपके पास जो वैल्यूज होंगी सेल्सियस और फारेनहाइट की दोनों आपस में कॉन्साइड कर लेंगे। ठीक है। यानी कि y इक्वल टू माइनस का 40 डिग्री पे आपके पास सेल्सियस और फारेनहाइट इन दोनों की वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो आपके पास जो माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस है ये आपके पास राइट आंसर है। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको ये कंफ्यूजन होती है कि वो सेल्सियस और ना डिविजन्स में जो फॉर्मूलाज है ना उनको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देखो आपके पास अगर क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा हुआ हो ना
कि व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर टू ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल, वो पर्टिकुलर स्केल हमारे पास कोई भी हो सकता है, सेल्सियस भी, फारेनहाइट भी, केल्विन भी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ नजर आ जाए, ठीक है, तो उसमें 90% या 80% चांसेस ये होते हैं कि आपने डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो सेल्सियस के डिवीजन है वो हमारे पास केल्विन के डिवीजन के बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 डिग्री का राइज करता हूँ सेल्सियस स्केल में, तो वही हमारे पास केल्विन स्केल के बराबर होगा। तो केल्विन स्केल में भी हमारे पास 1 डिग्री का राइज हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं सेल्सियस और फारेनहाइट के डिवीजन में, तो मुझे पता है कि 100 डिवीजन जो होते हैं सेल्सियस के, 100 डिवीजन जो होते हैं सेल्सियस के, वो 180 डिवीजन के बराबर होते हैं फारेनहाइट के, ठीक है। तो एक डिवीजन सेल्सियस का कितने डिवीजन के बराबर होगा फारेनहाइट के? तो ये हो जाएगा 1 डिवीजन ऑन सेल्सियस इक्वल्स टू, जब आप 100 को 180 से डिवाइड करेंगे ना, तो 180 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आंसर आएगा 1.8। तो आपके पास जो एक डिवीजन होगा सेल्सियस स्केल का, वो बराबर होगा 1.8 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट स्केल के। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डिवीजन में कन्वर्जन कर रहे होते हैं जब चेंज इन टेम्परेचर की बात की कर दी जाए। ओके, मेजॉरिटी केसेस के अंदर फिर हम लोग डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, power radiated by a black body at a temperature T1 is P and it radiates maximum energy at a wavelength of lambda 1, क्योंकि हर पर्टिकुलर एनर्जी की आपके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ना आपके पास आप बहुत सारी ना एक टर्म्स यूज करोगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। उनमें से ना एक टर्म आपके पास होती है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं रेडिएशन। अब देखो रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन ना आपके पास एनर्जी कैरियर्स हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं और वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और पार्टिकल्स में भी आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। जब आप जो है वो इनको प्रोजेक्ट कराएं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये मूव हो तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रेडिएशंस कहलाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के अंदर भी आपके पास सिनेरियो ये होता है कि हम लोग ना एक होल या फिर एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और स्फीयर में ना आपके पास छोटा सा टाइनी होल होता है, ठीक है। इसको ना बहुत सारी बुक वाले कैविटी भी कहते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर होल से जब रेडिएशन अंदर जाती है ना, तो इस होल से बाहर नहीं निकलती। तो इसी पर्टिकुलर होल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ब्लैक होल कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब ये आपके पास जो स्पेयर होता है, इसके ऊपर ना हम लोग कार्बन लैम्प की जो है वो इस तरीके से कर देते हैं। और हमारे पास जब रेडिएशन इसके अंदर से जाती है ना, फिर क्या होता है, फिर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्पेयर को अगर हम लोग हीट करें, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो ये वो सारी के सारे जो रेडिएशंस हैं वो दोबारा से री एमिट करेगा, जो इसने क्या की थी, जो इसने एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। फिर हमारे पास एक ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ हमारे पास जो होता है वो इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का ग्राफ होता है, ठीक है। सो आपके पास ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए। तो यहाँ पे मैं आपको वाली बात बता दूं, द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, कभी कभी ना वेवलेंथ की जगह पे फ्रीक्वेंसी भी आपको बुक्स में दिखेगा। ओके, तो एक ही बात होती है बेसिकली, ठीक है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिहाज से। तो द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, इसको हम लोग कह रहे होते हैं ना टोटल एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब इसी ग्राफ को, जो टेढ़ा मेरा ग्राफ है, जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, इसको हिस्टोग्राम भी बेसिकली कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में। तो इस ग्राफ को बेसिकली जो है वो समझाने के लिए बहुत सारे लोग आए। उनमें से एक एक थे, उनका नाम था वीन्स डिस्प्लेसमेंट साहब। वीन्स डिस्प्लेसमेंट साहब ये कहते थे कि हमारे पास जो वेवलेंथ है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। लेकिन सर बुक में तो यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है। देखो, मैक्स का मतलब ये है कि हमारे पास हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है, जो वेवलेंथ हमें मिल रही है, उसकी एक यूनिक पीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे, तो हमारे पास जो पीक होगी ना वेवलेंथ की, वो डिक्रीज होती रहेगी। ओके, जब भी यहाँ पे हमने मैक्स लिखा है, वो मैक्स हमारे पास पीक को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है P इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4। या आपके पास जो है वो स्टीफिंस का भी जो है वो लॉ है। अब मुझे पता है कि जो पावर है ना, ये पावर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर के, और टेम्परेचर की पावर 4 के। साथ ही साथ मैं स्टीफिंस लॉ भी जो है वो डिफाइन करता हूँ। वो आपके पास ये होता है कि अगर आपने पता लगाना है कि कितनी भी जो ब्लैक बॉडी है वो कितनी एनर्जी एमिट कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप बेसिकली जो है, जो किसी भी स्फीयर को जब आप हीट कर रहे थे, तो इससे क्या होता है, इससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। अगर आप उस टेम्परेचर की पावर को फोल ले लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी जो है वो एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो नाउ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
2t रेज टू द पावर 4। अब अगर मैं यहां से जो है वो फॉर्मूला बना लूं तो ये आपके पास होगा p1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। अब मुझे चाहिए P2, तो मैं उसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास P2 इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय T2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4 ना। अब मुझे मसला सारा ये है कि ना T1 पता है ना T2 पता है, लेकिन उन्होंने ना मुझे एक चीज दी हुई है। वो चीज ये है कि मेरे पास जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज करूं T1 से T2, तो मेरे पास जो वेवलेंथ है वो पिछली वेवलेंथ के हाफ हो रही है। यानी कि मेरे पास जो λ2 है, ठीक है, वो मेरे पास जो है वो λ1 के क्या हो रही है, λ1 के हाफ हो रही है। अगर मैं व्हील डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है अगर मैं उसको यहाँ पे लेकर आऊं, तो व्हील डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इस केस के अंदर मेरे पास जो वेवलेंथ है वो अपनी पिछली वेवलेंथ के हाफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वेवलेंथ है वो कैसी हो रही है, मेरे पास जो वेवलेंथ है वो हो रही है डिक्रीज। तो उसके हिसाब से मेरे पास जो टेम्परेचर है इस केस के अंदर वो क्या होगा, इंक्रीज। अब वेवलेंथ कितनी डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ जो है वो मेरे पास हाफ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो T2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 2, और जो T1 है इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 1। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज P2 इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय T2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 1 कैसे आ गया। देखो मसला सारा ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो चीज होती है ना, या तो वो 100% होगी, या तो वो हमारे पास कैसी होगी, या तो वो हमारे पास 1 होगी। ठीक है ना। जब मैं 2 की पावर 4 लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16। यानी कि मेरे पास जो पावर होगी वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, मेरे पास जो पावर है वो 16 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर ऑब्जर्व इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे पास जो लीमन सीरीज है ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करता है। हमारे पास जो बाल्मर सीरीज है ये हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहा होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनडी साइड के ऊपर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास बोर्ड के ऊपर। यहाँ तक कि जो सिन बोर्ड है वो इस पे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। Now, question number 4. The percentage error in the measurement of mass and speed are 3% and 4% respectively. The maximum error in the measurement of kinetic energies. देखो जब भी एरर का क्वेश्चन आपको नजर आ जाए ना तो ये मास गेन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें गलतियां नहीं होती। ओके, पहली बात। दूसरी बात, इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, तो अगर आप वो स्टेप्स लिख लोगे ना तो इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप बआसानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है ना आपके पास एरर के क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपके पास होता है कि आप क्या करो, आप सबसे पहले लिखो फॉर्मूला। आप सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है के डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा, जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं। जिस तरीके से मेरे पास इस केस के अंदर हाफ आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली मेरे पास अगर मैं टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लिखूं, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, तो वहां पे मेरे पास 2 पाई आ रहा है, वो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी ये कांस्टेंट टर्म्स होती है ना इनको मैं जो हूँ वो निग्लेक्ट करूंगा। ठीक है, मेरे पास दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप मेरे पास ये है कि मेरे पास जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा के डॉट ई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ये बन गया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना हमने वाली चीज देखनी होती है कि मैंने जो पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा है, क्या उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं, क्या उन वेरिएबल्स के ऊपर पावर है। अगर मेरे पास वेरिएबल के ऊपर पावर है, ठीक है, तो पावर पहले उतारी जाती है। पावर क्या की जाती है, पावर पहले उतारी जाती है। अब देखो मेरे पास इस केस के अंदर जो v है, v के ऊपर पावर मेरे पास 2 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पावर को उतारूंगा। ठीक है, और मेरे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा k डॉट ई इक्वल्स टू एम टू वी। अब यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा स्टेप था। ठीक है, चौथा स्टेप मेरे पास ये होता है कि अब आपने कुछ भी नहीं करना। अगर मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या करें, आप उनको ऐड कर दें। ठीक है, सुनो,
चौथा स्टेप बेसिकली आपके पास सिनेरियो ये होता है कि के डॉट ई इक्वल्स टू एम प्लस का 2v। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सर पांचवा स्टेप क्या होगा? पांचवा स्टेप ये होगा कि इनकी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी होंगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का अगर मैं एरर देखूं तो वेलोसिटी का एरर मेरे पास आ रहा है 4%। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी की जगह पे लिख दिया कि उसका जो परसेंट है वो कैसा आ रहा है, सॉरी स्पीड की जगह पे वो आ रहा है 4। तो 2 × 4। और जो मास है उसका मेरे पास जो एरर है वो आ रहा है 3%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। सुनो 4 × 2 = 8 होता है। और जब 3 प्लस आपके पास 8 होगा तो आपके पास आंसर आएगा 11%। तो मेजॉरिटी आपके पास जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें 100% इसी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले फॉर्मूला लिखा जाता है, फिर जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको निग्लेक्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपके पास जो कांस्टेंट जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर कोई पावर तो नहीं है। अगर पावर है तो पावर पहले उतारी जाती है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है उसके गिवन एरर से, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस सारी की सारी सिनेरियो आपके पास होता है। अच्छा एरर ना आपके पास हमेशा ऐड होता है, ठीक है। एरर क्या होता है? एरर जो है ना वो आपके पास हमेशा ऐड होता है, एरर आपके पास सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो एरर आपके पास जो है वो हमेशा ऐड होगा, चाहे वो नेगेटिव एरर क्यों ना हो। खैर अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अब देखो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, लेट सपोज कि वो जो ग्राफ है, मैं दो ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा। एक ये ग्राफ है और आपके पास एक ये ग्राफ है, ठीक है। ये आपके पास दो ग्राफ है। अच्छा एक ग्राफ जो है ना वो आपका चल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, और एक ग्राफ जो है वो आपका चल रहा है वेलोसिटी और टाइम का। अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है ना, इसका जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है इसका आपके पास जो स्लोप होता है जिसको हम लोग एम से भी डोनेट करते हैं, ठीक है, वो जो बताता है ना वो आपको वेलोसिटी बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपके पास जो स्लोप है वो कैसा बताता है? वो आपको वेलोसिटी बताता है। वो हमसे कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास आ रहा है 0। तो अगर मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, या फिर मेरे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, या फिर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो उसमें हमारे पास ना एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और वो जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रही होती है वो 45 डिग्री की होती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और उसका जो स्लोप होता है वो मेरे पास कांस्टेंट होता है। अगर आप एम इक्वल टू टेंजेंट थीटा यहाँ पे अप्लाई करें और तो आप ये वाली बात खुद देखेंगे कि मेरे पास जो टेंजेंट टेंजेंट 45 डिग्री होता है वो मेरा 1 होता है, ठीक है। सुनो इस केस के अंदर हमें कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे पास कैसा यूनिफॉर्म है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपके पास जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी बताता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? मेजॉरिटी बच्चे ना इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आएंगे जो कि गलत है, ठीक है। आपके पास सिनेरियो ये कि वो हमसे वो पूछ क्या रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि वो आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ ही नहीं रहे, वो आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बॉडी की जो वेलोसिटी है वही यूनिफॉर्म है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वही कांस्टेंट है, तो बॉडी के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा। और जब बॉडी के पास आपके पास एक्सीलरेशन नहीं होगा तो आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। यानी कि अगर आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और अगर आप बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर वो आप उसको वहां पे प्लॉट करें, तो उस केस के अंदर आपके पास सिनेरियो ये होगा कि आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, या फिर आपके पास परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी, एक्सिस पे आपके पास जो है वो टाइम। Now question number 6. At what angle of projection the horizontal range of the projectile is maximum? अब देखो हमारे पास जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो मेरे पास जो रेंज है वो साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि वो साइन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो साइन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देता है? जब उसका एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। अब मसला सारा ये है कि अगर मैं थीटा की जगह पे 90 पुट करूंगा और 90 मल्टीप्लाई पे 2 करूंगा तो मेरे पास तो आंसर साइन 180 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे थीटा की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अगर मैं उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास आंसर 90 आ जाए। जब भी हमने चुना कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखता हूं और अगर मैं उस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन 91 होता है। ठीक है, और मेरे पास जो रेंज है वो उसका फॉर्मूला फिर हमारे पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, दैट इज आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। यानी कि मेरे पास जो रेंज है वो 45 डिग्री ऊपर कैसी हो जाती है, मेरे पास जो रेंज है वो 45 डिग्री के ऊपर हो जाती है मैक्सिमम। साथ ही साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर कब बराबर है। मेरे पास जो 76 डिग्री होता है ये मेरे पास ऐसा एंगल है जिसके ऊपर मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो रेंज के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा एमसीक्यूज आता है। तीसरा एमसीक्यूज मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है कि मुझे बताइए कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हो, ठीक है, और अगर मैं उन दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐड करूं और अगर उनका जो आंसर है अगर वो 90 डिग्री आ जाए तो मुझे बताइए कि उस केस के अंदर क्या होता है। तो इस केस के अंदर मेरे पास जो बॉडी की रेंज है वो कैसी हो जाती है, मेरे पास जो बॉडी की रेंज है वो हो जाती है सेम। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, और अगर आप उन दोनों डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस को विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर विद सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों कि जो आपके पास रेंज होगी वो कैसी आएगी, वो आएगी सेम। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि उनका जो आपके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेम। और उन दोनों डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर आप ऐड करो और ऐड करने पे अगर आपका आंसर 90 डिग्री आ जाए फिर ये आपके पास पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकंड एंड 5 सेकंड ऑफ जर्नी। अब जब भी कभी भी आपको मोशन इन काइनेमैटिक्स के अंदर अगर आपको ये डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड नजर आ जाए तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। वो आपके पास होती है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन टू ब्रैकेट 2n-1। अब ये जो u है ये आपके पास वेलोसिटी है, ओके, a आपके पास एक्सीलरेशन है, n क्या होगा, n बेसिकली आपके पास ना उस डिस्टेंस का आपके पास जो है वो नंबर होगा, सेगमेंट का आपके पास नंबर होगा कि चौथे सेकंड में आगे बढ़ डिस्टेंस कवर हो रहा है या 5वें सेकंड के अंदर आके बढ़ डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड तो क्या बन जाएगा, आके बन जाएगा S4 = U + A/2। और मेरे पास जो बॉडी है, ठीक है, वो फ्री फॉल कर रही है, यानी कि उसकी जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर है। ओके, तो ना a की जगह मैंने लिख दिया g और g की वैल्यू मेरे पास होती है 10, तो 10/2। नाउ 2 × 4 - 1, मैंने कहा था कि आपके पास जो n है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर सेकंड का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस के अंदर 4 है। ठीक है, सुनो 4 2 आपके पास कितना होता है, 4 2 आपके पास होता है 8 और 8 - 1 आपके पास होता है 7 के बराबर। ठीक है, सुनो 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है, तो ये आपके पास बन गया 7 × 5। और आपके पास जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो कैसी है, वो आपके पास है 0, यानी कि आपके पास जो S4 है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 7 × 5। अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड की तो ये आपके पास हो जाएगा S5 = 0 + 10/2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 5 - 1। 5 2 10 होता है और 10 - 1 आपके पास जो होता है वो 9 के बराबर होगा। 2 1 2 होगा और 2 5 10 होगा, तो यानी कि आपके पास जो S5 है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 5 × 9। अब वो हमसे जो है उन दोनों का रेशो पूछ रहे हैं। रेशो का मतलब है डिवाइड करना। तो अगर मैं S4 को डिवाइड करा दूं S5 से तो S4 की वैल्यू आपके पास है 7 × 5, जो S5 है उसकी वैल्यू आपके पास है 9 × 5। तो 5 5 से कट जाएगा और 7/9 जो है वो इसका आपके पास आंसर आ रहा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। अब आपके पास जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है P = W/T।
और अगर मैं टी को वहां भेज दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू बोले तो इधर वर्क डन। नो, जो पावर है उसका जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2 किलोवाट। ना 1 किलो आपके पास 10 की पावर 3 के बराबर होगा। तो 2 × 10 की पावर 3, और जो आपके पास 1 मिनट है, और जो आपके पास 1 मिनट है वो आपके पास 60 सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 60 इक्वल टू डब्ल्यू। ना जो 60 है इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, यानी कि 2 × 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10 इक्वल टू डब्ल्यू। अभी आपके पास जो 2 है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 12। और जब 10 की पावर 3 में 10 की पावर 1 ऐड होंगे तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 4 इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये जो डब्ल्यू है ये आपके पास वर्क डन है, ठीक है ना। वर्क डन का जो फॉर्मूला ओपन होगा तो बन जाएगा एफ डॉट डी। जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो तो ऐसे वर्क डन को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। और उस केस के अंदर थीटा 0 होगा और कॉस 0 आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर्स आपके पास हट जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। अब जो डी है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास हाइट है, ठीक है। तो फोर्स को आप अलग कर लो तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो बॉडी अपनी हाइट कवर कर रही है वो 10 मीटर का कर रही है। सुनाओ, ये हो गया आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अपॉन 10। नाउ 10 की पावर 1 नीचे जब ये ऊपर जाएगा तो आके बन जाएगा 10 की पावर -1। बेसिस सेम होंगे और पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्यूब। अब ये जो फोर्स है, ठीक है, ये आपके पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ठीक है, या फिर आप ये कहोगे आपके पास जो अर्थ है, ठीक है, हमारे ऊपर अर्थ कितनी फोर्स अप्लाई करता है जितना हमारा वेट होता है, ठीक है। और ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि हमारी वेट के बराबर अर्थ हम पर अप्लाई करता है। तो ना आपके पास जो फोर्स है वो वेट की इक्विवेलेंट हो जाएगी। और ये जो फोर्स है, ठीक है, ये आपके पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होगा mg। तो ये आपके पास हो गया दैट इज एफ इक्वल टू डब्ल्यू। और W को अगर मैं mg लिखूं तो कोई बुराई नहीं होगी, जो फोर्स है वो आपके पास बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होगी। सुनो, mg इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अभी जो g है इसको हम नीचे भेज दो तो ये आपके पास आ जाएगा m इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन जी। नाउ जो जी है वो आपके बराबर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन 10। जब 10 की पावर 1 नीचे है जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -1, फिर बेसिस सेम पावर एड्स होंगी तो m इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 और 12 के आगे 2 जीरो, तो 1 0 2 0 kg। अच्छा, आपके पास जो 1 kg होगा ना वो आपके पास 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। दूध की दुकानों पे मिलता है ना, 1 किलो दूध दे दो या 1 लीटर दूध दे दो, ठीक है। तो एक ही बात होती है। तो 1 किलोग्राम आपके पास 1 लीटर के बराबर होता है। सुनो, 1200 लीटर हमारे पास जो है वो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटीज। देखो विस्कोसिटी ना आपके पास होती है कि आपके पास अगर कोई भी जो फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में अगर आपके पास फ्रिक्शन है ना, so the friction present in the fluid it is known as viscosity, okay। और आपके पास जो विस्कोसिटी होती है वो आपके पास इन्वर्स होती है फ्लूइडिटी के। विस्कोसिटी आपके पास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी के, ठीक है। नाउ अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि लेट सपोज आपके पास ना एक कोई फ्लूइड है, ओके, ये आपके पास फ्लूइड है और नीचे भी आपके पास फ्लूइड है। अभी आपके पास जो फ्लूइड की लेयर्स है ना, ये दूसरों के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन आप कह सकते हो या रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई कर रही होती, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो अपर लेयर होती है, ओके, ये एक्सिलरेट हो रही होती है। और जो लोअर लेयर होती है हमारे पास फ्लूइड में, ठीक है, वो आपके पास डी एक्सिलरेट हो रही होती है। ये आपके पास जो होता है वो विस्कोसिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और आपके पास जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर आपके पास जो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की वो कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो वेरी कर रही होती है। ओके, सो नाउ जैसे जैसे हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो कैसी होती है, वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ हमारे पास जो रिलेशन है, जो म्यू है ना, ये म्यू, ये विस्कोसिटी का सिंबल है, ओके।
सुनो, जो टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ हमारे पास जो रिलेशन है वो आपके पास होता है इनवर्स। जैसे जैसे आप जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हो, वैसे वैसे आपके पास जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो कैसी होती है, वो आपके पास डिक्रीज होती है। और विस्कोसिटी का और फ्लूइडिटी का जो आपके पास जो रिलेशन है वो भी आपके पास इनवर्स का है। तो जैसे जैसे आपके पास जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की अगर वो डिक्रीज होती रहेगी तो आपके पास जो फ्लूइडिटी है फ्लूइड की, ठीक है, वो आपके पास कैसी होगी, वो आपके पास इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। सुनो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब आपके पास एक ना वेव्स होती हैं जिनको हम लोग कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद करने का तरीका आपके पास ये होता है कि इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ओके, सुनो, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल्स जेवियर गार्डन। नो, आर फॉर रेडियो वेव्स, एम फॉर आपके पास माइक्रोवेव्स, आई फॉर इंफ्रारेड रेस, और वी फॉर आपके पास विजिबल रेस, यू फॉर आपके पास अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स फॉर एक्स रेस, और जी फॉर आपके पास गैमा रेस। तो जब आप रेडियो वेव से गैमा रेस की तरफ जाते हो तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो आपके पास डिक्रीज होती है। ठीक है। और आपके पास जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। यानी कि आपके पास जो एनर्जी है उसका रिलेशन आपके पास वेवलेंथ के साथ चलता है इनवर्स। तो जब आपके पास जो वेवलेंथ है अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आपके पास जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सो जब आपके पास एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, वो भी आपके पास होगी इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा आपके पास जो वेवलेंथ होगी ना वो आपके पास रेडियो वेव्स की होती है। और सबसे कम आपके पास जो वेवलेंथ होगी वो आपके पास गैमा रेस की होती है, उसको हम डिस्कस भी नहीं करते। और आपके पास जो एनर्जी होगी सबसे ज्यादा वो आपके पास होगी गैमा रेस की, और जो एनर्जी होगी सबसे कम वो आपके पास रेडियो वेव्स की होगी। तो इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा आपके पास जो वेवलेंथ होगी वो किसकी ज्यादा होगी, वो आपके पास रेडियो वेव्स की ज्यादा होंगी। ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट के वो एमसीक्यू जो कि एनएस के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।